Welcome back to our channel again, Cyberbugs Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक जोशी। तो आज हम बात करूंगा PCI DSS के बारे में। PCI DSS एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी में। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि PCI DSS क्या होता है, GDPR क्या होता है, हिप्पा क्या होता है, ये चीज़ें नहीं पता होती है। तो इनमें से ही मैं आज बात करूंगा PCI DSS के बारे में। ठीक है, अब जब भी कोई फ्रेशर या फिर कोई एक्सपीरियंस डिपेंड करता है 1 ईयर 6 मंथ के अराउंड। ठीक है, कोई भी अगर एक्सपीरियंस बंदा या फिर अगर फ्रेशर्स साइबर सिक्योरिटी में एंटर करते हैं या फिर कंपनी स्विच करते हैं, तो बहुत सी कंपनीज जो होती है उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि आपको GDPR पता होना चाहिए, आपको PCI DSS पता होना चाहिए, हिप्पा, CIA ट्रायड, ऐसे कई सारे जो चीज़ें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें ये तो पता है कि हम लोग वेब पेन टेस्टिंग कैसे करते हैं, मोबाइल पेन टेस्टिंग कैसे करते हैं, लेकिन वो हम लोग किस चीज़ में यूज़ करने वाले हैं, कैसे हम लोग ऑडिट्स करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो बात करते हैं PCI DSS के बारे में। आपको इसको अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि PCI DSS के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे PCI इज फिजिकल कार्ड इंडस्ट्री। ओके, एंड DSS का मतलब होता है डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ओके, अब जब भी आप PCI DSS स्टैंडर्ड में आते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है एज अ सिक्योरिटी ऑडिटर। ठीक है, अगर आप वहाँ पे हायर पोस्ट पे हो या फिर आप मीडियम पोस्ट, लोअर पोस्ट, जो भी होता है वो आपको कैसे हैंडल करना। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ और आपको एक एक करके समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे टोटल 12 रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला आता है प्रोटेक्ट योर सिस्टम विथ फायरवॉल। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा अपने सिस्टम को फायरवॉल से प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है, यानी जो भी आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक है, ठीक है, उसे आपको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके रखना है। एंड उसके अंदर आपको ये चेक करना है कि मैंने उसके अंदर क्या रूल्स सेट किए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिनाई। ओके, मैंने वहाँ पे क्या रूल्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, वो भी आपको चेक करना है, प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। वैसे देखा जाए तो फायरवॉल के बहुत टाइप्स है, जैसे कि होस्ट बेस्ड फायरवॉल, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रकार के फायरवॉल होते हैं, उस पर भी आपको फोकस करना है। ओके, अब OUT आउटगोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एडजस्ट करें ना, मैं फास्ट टाइपिंग कर रहा हूँ इसलिए, तो स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, बस भावना पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर पासवर्ड्स एंड सेटिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन गलती कर देते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ एडमिन 123 या फिर कैपिटल एडमिन @#123। ठीक है, इस प्रकार के जो पासवर्ड्स होते हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, पासवर्ड आपको चेंज करके रखना है और प्रॉपर तरीके से उसे ऑथेंटिकेट करके रखना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट स्टोर्ड कार्ड होल्डर डेटा। ठीक है, मतलब आपका जो कार्ड होल्डर है, यानी सपोज मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट है और मैं डेटा, जो मेरा डेटा है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, आप उनके जो डेटा है वो हमेशा प्रोटेक्ट होने चाहिए। ओके, अगर ये जो PCI DSS होता है, ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हमने कभी ये चीज़ देखी नहीं है, तो आप सब लोग UPI यूज़ कर रहे हो, राइट। ठीक है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, आप एक बार फ़ोन पे ओपन करो, उसके जो फ्रंट पेज होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा PCI DSS, वहाँ से वो वेरीफाइड होकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, जैसे कि SOC एनालिस्ट होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर उसे हम लोग कहते हैं। SOC इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे आपके जो भी नेटवर्क के अंदर चीज़ें होती है, आपके सिस्टम में जो भी चीज़ें होती है, उसे मॉनिटरिंग करते हैं और लॉग्स को जमा करके रखते हैं। ठीक है,
लॉग्स चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि कोई अटैकर अटैक तो नहीं कर रहा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी जैसे कि जो मेरा कार्ड होल्डर है, ठीक है, जैसे कि मैं कार्ड होल्डर हूँ, मैं एक बंदा हूँ, मैं पब्लिक वाईफाई से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, फिर किसी भी यूपीआई या पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो मेरा जो अकाउंट का डेटा है वो एक इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेंड होना चाहिए नेटवर्क में, क्योंकि अगर वो इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेंड नहीं हो रहा है तो अटैकर मैन इन द मिडल अटैक का यूज करके मेरे डेटा को स्टील कर सकता है, उसे चोरी कर सकता है और मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान देना है। ओके, हमेशा इंक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंक्रिप्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। मैंने ऑलरेडी जो इंक्रिप्शन के बारे में वीडियो बनाई रखी है, तो जाके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार आपसे कनेक्ट हो सकूँ, ठीक है, आपसे मैं चीज़ें जो है वो प्रॉपरली शेयर करता हूँ, आपको चीज़ें समझाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है इन अ प्रैक्टिकल वे। प्रैक्टिकल वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यूज रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो कंपनी अपडेट क्यों निकालती है, उनको तो कोई शौक नहीं कि भाई चलो आज बोले अपडेट निकालना है तो अपडेट दे देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपडेट सिर्फ पर्सनलाइजेशंस या फिर उनके फीचर्स को ही चेंज करने का नहीं होता है, ठीक है। अपडेट उसके साथ साथ में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपके सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से उसे एनालाइज करता है, ठीक है। अगर सपोज आप कोई ओल्ड सॉफ्टवेयर चला रहे हो और उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, तो अटैकर उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है या फिर कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने कहा था मेरे एंड्रॉयड हैकिंग में, खैर वो भी जो रिमूव हो चुका है वीडियो, कि अभी जो एंड्रॉयड होता है 8 से लेके तो आई थिंक 12 तक के वो सिक्योर है, ठीक है। 8 तो छोड़ दो, 9 से लेकर 12 के बारे में बात करता हूँ, सिक्योर्ड है। लेकिन उसके पहले के जो एंड्रॉयड वर्जन है वो सिक्योर नहीं है। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 नॉट सिक्योर्ड, बट 8, 10, 11 इज सिक्योर्ड। ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कार्ड होल्डर डेटा बाय बिजनेस नीड टू नो। तो यहाँ पे आपका जो डेटा रहेगा उसे आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, चाहे वो कोई भी बिजनेस पर्सन पर्पज से हो, चाहे वो डेटा को जानना चाहता हो, तो आपको उस डेटा को बिजनेस पर्पस रहे या कोई भी पर्पस रहे, आपको वो डेटा को रेस्ट्रिक्ट करके देखना है, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा हमेशा सिक्योर होना चाहिए। ओके, चाहे कोई भी पर्पस से आपका डेटा जो है वो शेयर करना चाहता है कार्ड होल्डर का, तो उसे एक्सेस नहीं देना है। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि मेरा पेमेंट गेटवे है, मैं चाहता हूँ कि यार एज अ बिजनेस के लिए मुझे कार्ड होल्डर का डेटा चाहिए, ठीक है। मेरा पेमेंट गेटवे मैं यूज़ कर रहा हूँ यूपीआई एड्रेस, तो वो क्यों मुझे कार्ड होल्डर का डेटा देगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट आता है साइन अ यूनिक आईडी टू ईच पर्सन विद कंप्यूटर एक्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक आईडी होना चाहिए, ठीक है। यूनिक आईडी यानी फॉर एग्जांपल यूज़र 1 है, ठीक है। अब यूज़र 1 की आईडी है 1, ओके। यूज़र 2 है, उसकी आईडी है 2। अब यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी भी होती है, अगर सपोज मैंने एपीआई में चेंजेस करके यूज़र, सपोज मैं यूज़र 1 हूँ, मुझे आईडी दिख गई, ठीक है, मैं उसे यूज़र 2 भी कर सकता हूँ। अगर वो फुल्ली ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वहाँ पे एक यूनिक आईडी के साथ साथ एक ऑथेंटिकेशन की भी होनी चाहिए। जैसे कि यूज़र 1 है, आईडी 1 है, ठीक है, उसकी ऑथेंटिकेशन की जैसे कि ये है, ठीक है, एंड यूज़र 2 है जिसकी ऑथेंटिकेशन की डिफरेंट होगी, राइट। आईडी भी डिफरेंट होगी, ऑथेंटिकेशन भी डिफरेंट होगा। अदरवाइज ऑथेंटिकेशन अगर डिफरेंट नहीं रहेगा ना, तो कोई भी आपका डेटा जो है वो चेक कर सकता है सिर्फ एक आईडी को चेंज करके, जिसे हम लोग आइडोर की वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट फिजिकली एक्सेस टू कार्ड होल्डर डेटा, ठीक है, फिजिकल एक्सेस जो है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, किसी प्रकार का फिजिकल एक्सेस नहीं देना है। जो भी रहेगा आपका वो टोटली डिजिटल रहेगा, ठीक है, और सिक्योर वे में रहेगा। देन नेक्स्ट आता है ट्रैक एंड मॉनिटर ऑल एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कार्ड होल्डर डेटा, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं नेटवर्क में, आपको वो चीज़ें मॉनिटर करनी है, ठीक है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ ट्रांजिशन जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर करना
इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, रेगुलरली सिक्योरिटी ऑडिट यानी VAPT, विच इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो तो रेगुलरली ऑडिट होना ज़रूरी है। एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो भी ऑडिट होना चाहिए। मैं तो रेगुलरली ही ये करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, रेगुलरली आपके सिस्टम को सिक्योरिटी ऑडिट की ज़रूरत है। हमेशा आपको टेस्ट करते रहना है कि कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई अंदर घुसा तो नहीं है सिस्टम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हैंडल करनी आनी चाहिए। तो VAPT जो है वो हमेशा आपके सिस्टम पे होनी ही चाहिए। अब VAPT इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में VAPT ख़त्म कर दोगे। ठीक है, किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप एक दिन में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कंप्लीट कर रहे हो तो भाई आप पेन टेस्टर नहीं हो, आप स्कैम दे रहे हो आगे वाले को। ठीक है, तो जितना बड़ा एरिया, जितना वाइड नेटवर्क और टेक्नोलॉजी, उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच इज मेंटेन अ पॉलिसी दैट एड्रेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉलिसी में रह करके आपको उसे मेंटेन करना है। जैसे कि CIA ट्रेड में अगर बात करूं तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉड्यूल में या मॉडल में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी पॉलिसी होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, वो आपको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, तो यही होते हैं रिक्वायरमेंट्स, यही होता है PCI DSS। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब साइबर बग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।